हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर लेके आया हूँ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको भारतीय संविधान भी कहा जाता है। इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग 6th और 7th क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़े होंगे। 8th क्लास में आने के बाद ये थोड़ा डिटेल में है। अब देखिए डिटेल में क्या है। सबसे पहले बात तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है ये समझिए। संविधान होता क्या है। ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार की सोसाइटीज को एक साथ मिलकर चलाया जाता है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं फुटबॉल टीम के बारे में या हॉकी टीम या क्रिकेट टीम के बारे में, आप देखते होंगे कि गेम्स खेलते समय भी बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं। हर खिलाड़ी को उन नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर जरा भी गलती होती है तो वहां फाउल कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही देश को चलाने के लिए बहुत सारे नियम, रूल्स और बहुत सारे रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। हम लोग का संविधान क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है। कई जगह संविधान नॉन रिटन भी होता है। जैसे अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ नॉन रिटन है, लेकिन अधिकांश देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत सारे देशों में है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितनी हैं लगभग सभी में कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही रिटन लगभग। लेकिन जहां कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी डेमोक्रेटिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। इट इज द सोल ऑफ ए डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की आत्मा है। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र। किसी भी देश को, किसी भी समाज को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं और हमारे संविधान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें, ये क्यों बनाया जाता है? हमारे यहाँ समाज में लोगों की सुरक्षा हो सके, लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके। जो सोसाइटी है ये उसके नेचर को भी रिफ्लेक्ट करता है। हमारा संविधान सोसाइटी के नेचर को भी रिफ्लेक्ट करता है। और उसके बाद यहाँ जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनका भी प्रोटेक्शन हो ये भी बताता है। मेजॉरिटी के लोग उसके ऊपर हावी न हो जाएं, इसको भी रोकता है संविधान। बहुत सारी इविल्स हैं सोसाइटी में, सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, डाउरी सिस्टम, ये सब बुराइयां हैं। इनको भी दूर करने का प्रावधान इसमें है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा संविधान हमें अच्छी तरह से नियमों के अंतर्गत रहते हुए जीने का एक रास्ता, उन्नति करने का एक मार्ग दिखाता है। और इसीलिए हम सब लोगों को संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब संविधान में लॉ एंड डिसेंट ये भी है। लॉ एंड डिसेंट, लॉ एंड डिसेंट ये क्या चीज है? देखिए, जब कानून बनता है तो वह कानून हो सकता है कि सभी के लिए फायदेमंद हो, सब न हो, सभी उसको एग्री नहीं करें तो लोग उसका विरोध भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दूं साल्ट लॉ का। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ साल्ट मार्च निकाला था। उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था प्रोटेस्ट करके। ये जो है साल्ट लॉ है। और
पब्लिक वाला भी, जैसे बहुत जगह आप देखते होंगे, बहुत जगह महिलाएं हैं, लोग हैं, शराब की दुकानों का विरोध करते हैं, शराब बेचने का विरोध करते हैं, शराब पीने का विरोध करते हैं, ये भी है। तो डिसेंट का मतलब होता है कि अगर कानून ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं, उसके विरोध में जा सकते हैं। अब इसके कुछ फीचर भी हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ खास फीचर हैं, उसको बोलते हैं की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं एक एक करके लिखूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग भी इसको ऊपर लीजिएगा, उतार लीजिएगा और ध्यान से देखिए, चाहे इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है पहला की फीचर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर है फेडरलिज्म, तीसरा फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं इसको एक एक को क्लियर करता जाऊंगा। चौथा फीचर है सेकुलरिज्म, ये चौथा इसका की फीचर है संविधान का। पांचवा फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स, और छठवां लास्ट है प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट। एक संविधान के कुछ की फीचर्स हैं। अब मैं एक एक को क्लियर करता जाता हूं। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारा देश अपने आंतरिक मामलों में अपना निर्णय खुद ले सकता है। हम संप्रभुता संपन्न हैं, सॉवरेन हैं, संप्रभुता संपन्न हैं। हमारे आंतरिक मामलों में कोई भी विदेशी शक्ति, कोई भी फॉरेन पावर या कोई भी दूसरा देश इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसलिए, और डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र है। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। जो देश का सबसे बड़ा हेड है, मतलब प्रेसिडेंट, वो भी चुना जाता है। इंग्लैंड में वंशानुगत है, हेरिडिटरी है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी, प्रेसिडेंट भी चुना जाता है लोगों के द्वारा। तो ये रिपब्लिक हो गया। हम लोग खुद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, आप लोग जानते होंगे, वोट देने का अधिकार, सब लोग वोट दे के चुनते हैं लोगों को, और देश हमारा सॉवरेन है, संप्रभुता संपन्न है। दूसरी चीज है फेडरलिज्म। हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट भी है। स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अलग पावर दी गई है। आप लोग आगे जाकर थोड़ा पढ़ेंगे। संविधान बनाना, नियम बनाना, लागू करना, इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट होती हैं। कौन किन चीज़ों पर यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है कानून, किन चीज़ों पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और किन किन चीज़ों पर दोनों मिल के बना सकते हैं। तो फेडरलिज्म है, यहाँ संघीय व्यवस्था है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पार्लियामेंट ही सर्वोच्च है। जिन प्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं वो पार्लियामेंट में, संसद में हर बात पर बहस करते हैं। प्रधानमंत्री भी पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। सेकुलरिज्म, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, और स्टेट रिलीजन तो कुछ है ही नहीं। यहाँ सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसका सेपरेशन ऑफ पावर,
हमारे यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तीनों के पावर बटे हुए हैं। कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। जहां तक कानून बनाने की बात है, लेजिस्लेचर का काम है। कानून को इम्प्लीमेंट करने की, लागू करवाने की बात है, एग्जीक्यूटिव का काम है। और कोई अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, किसी को डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहा है, ये देखना जुडिशियरी का काम है। तो तीनों यहाँ पावर बटी हुई हैं। प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट, जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है, हम आगे जा रहे हैं, बहुत सारी नई नई समस्याएं आती रहती हैं। कभी कभी क्या होता है, पुराने कानून उतने योग्य या उतने यूजफुल नहीं रह जाते हैं, तो उनको हम बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें संशोधन कर सकते हैं समय के अनुसार। तो उसको कहते हैं अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। तो ये की फीचर्स हो गए हैं हमारे संविधान के। इतनी सारी विशेषताएं हैं। अब मैं कुछ चीजें आपको और बताऊंगा, वो भी इसको मैं मिटा दूं, वो भी आप लोग नोट करेंगे। देखिए, उसको भी आप लोग नोट करिए। अब हमारे संविधान में बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं। फंडामेंटल राइट्स, लोगों को मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, सिटीजन को। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स कौन है, वो फिर मैं ऐसे आपको पॉइंट देकर लिखाऊंगा। नंबर 1 लिखिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और नंबर 4 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 5वां है राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 6वां है और लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब देखिए, मैं एक एक को क्लियर करता जाऊंगा। राइट टू इक्वालिटी, हमारे संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है। कोई भी आदमी, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, चुनाव लड़कर लेजिस्लेचर का मेंबर बन सकता है, चुनाव फाइट कर सकता है। कोई भी आदमी पढ़ लिख कर किसी भी पोस्ट तक जा सकता है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ सभी लोग समान हैं, सभी को समानता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, हर व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। अगर हम किसी चीज से, सरकार के किसी काम से, किसी से नाराज हैं, तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, कह सकते हैं। ये है राइट टू फ्रीडम। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता है। आप लोग अक्सर बंधुआ मजदूरों की बात सुनते होंगे, बाल श्रम की बात सुनते होंगे। लोगों को बंधक बनाकर अंग्रेजों के समय में जबरदस्ती काम कराया जाता था, उनको बहुत कम पैसा दिया जाए, इसको बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं। कोई भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है, किसी का शोषण नहीं कर सकता है। हर नागरिक के पास अधिकार है इसके खिलाफ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है,
किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके लिए विद्यालय खोल सकता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कुछ भी बनवा सकता है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, वही बात जो मैं कह रहा था, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपने धर्म को बढ़ावा देने का अधिकार सभी को है। अपने धर्म का, अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और अगर संविधान की वजह से किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचती है, उसका अपमान होता है, तो वह आदमी कोर्ट में जा सकता है। यह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। देखिए, थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाया जाए। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ और चीजों के बारे में, और वो चीज है फंडामेंटल ड्यूटीज। जब अधिकारों की, राइट्स की बात हो रही है, जब हमारा संविधान हमें अधिकार दे रहा है, हमारा सम्मान कर रहा है, तो कुछ हम नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो मैं उनको भी एक एक करके लिख देता हूं। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आप लोग को सारा एक एक करके नंबर बना के लिखना पड़ेगा। आप लोग देखिए, इसको नोट करते जाइए एक एक करके। नंबर 1, टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, to abide by the constitution and respect its ideals, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। हम सब लोग संविधान से बंधे हुए हैं, हमें संविधान का सम्मान करना है, और जो भी संविधान के आदर्श हैं, जैसे हमारा नेशनल एंथम है, हमारा नेशनल फ्लैग है, इनका सम्मान करना है। खास तौर से जो भी नेशनल सिंबल्स हैं हमारे, जैसे नेशनल फ्लैग और एंथम, नेशनल एंथम, इनका सम्मान हमें करना है। और भी जो चीजें हैं जो कि राष्ट्र के संकेत मानी जाती हैं, नेशनल, उनका हमें सम्मान करना है। नंबर 2, टू चेरिश एंड फॉलो द noble ideals, which impaired our national struggle, फॉर फ्रीडम। देखिए, इसको थोड़ा समझा दूं। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इम्पेयर अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में जो संघर्ष करना पड़ा है, उस संघर्ष करने के दौरान जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वो हमारे लिए आदर्श है, उनका हमें सम्मान करना है, उनके आदर्श को हमें अपनाना है। और नंबर 3 है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट our national, protect the sovereignty, sovereignty, unity and integrity
ऑफ इंडिया। जब मैं इसको भी समझा दूं, हम सब लोगों को अपने देश की संप्रभुता, उसकी एकता, उसकी एकात्मता, इन चीजों को बना के रखना है और हमेशा इसकी सुरक्षा करनी है। अगर मौका मिले तो देश की सेवा के लिए भी जो सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज हैं डिफेंस वगैरह की, उसके लिए भी सबको तैयार होना चाहिए, होना पड़ेगा। ये भी हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। नंबर 4 है टू प्रमोट हार्मनी, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। देखिए, हम लोगों को समाज में सामाजिक एकता, सबको सम्मान देना और भाईचारा बना के रखना, ये हम लोग को करना पड़ेगा। ये हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग की ड्यूटी है। नंबर 5वां देखिए, टू रिकॉग्नाइज वुमन, टू रिकॉग्नाइज वुमन डिग्निटी, वुमन डिग्निटी। समाज में हमें महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी कार्य न हो जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस लगे, ये हमें उनके सम्मान को स्थापित करना पड़ेगा। और अगला है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज। 6वां है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। देखिए, हम लोगों के देश में, हम लोग का देश हेरिटेज के मामले में बहुत ही संपन्न है। बहुत ही पुरानी चीजें, संस्कृति, सभ्यता हमारी है। जितने पुरानी चीजें हमारे यहाँ हैं, इतनी विश्व में किसी देश में नहीं है। इन चीजों को, जो भी हमारा हेरिटेज है, जो हमारी कल्चर है, इसको प्रिजर्व करके रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इससे इंस्पिरेशन मिले, उनको प्रेरणा मिले। और 7वीं चीज है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए, आजकल तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो गई है, वाइल्ड लाइफ जो खत्म होती जा रही है। हमें इस समय सबसे पहली चीज आ गई है कि हम अपने यहाँ सभी जीव जंतु, पौधे, फ्लोरा, फौना और जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, चाहे डीजल पेट्रोल हो, चाहे कोल हो, जो भी चीजें हैं, हमें उनको प्रिजर्व करके रखना है, उनकी सुरक्षा करके रखनी है, ताकि वो आगे वाली पीढ़ियों को भी काम आ सके। और अगला है माय ड्यूटी में टू डेवलप साइंटिफिक स्पिरिट, ह्यूमनिज्म। देखो, हमारी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। हम हर चीज को वैज्ञानिकता के आधार पर सोचें, रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। पुरानी चीजों को भी अपनाना है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाएं और एक दूसरे के प्रति मानवता रखें, मानवतापूर्ण व्यवहार हो। अगला है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, इसमें देखिए, आजकल हम लोग देखते हैं कि कई बार स्ट्राइक्स होते हैं, हड़ताल होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, तो लोग सरकारी चीज़ों को, रेलवे को, टेलीग्राफ लाइनों को
बसों को सब तोड़ने फोड़ने जलाने लग जाते हैं। ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये सब हम ही लोग के पैसे से हम लोग की सुविधा के लिए है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना चाहिए, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और इसके बाद है खास तौर से 2002 में 2002 में 86वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, जिसमें सरकार के साथ साथ कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, सरकार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उसमें पेरेंट्स भी हैं। इन लोगों की ड्यूटी बनती है कि कम से कम 6 साल से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन जरूर दिलवाएं। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स की ड्यूटी, इसमें सरकार भी साथ है, लेकिन सहयोग सभी का चाहिए कि सभी लोग शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों। और इन बच्चों से मजदूरी वाला काम, खास तौर से जो अंडर 14 ईयर्स हैं, उनसे मजदूरी नहीं कराई जाए। वो बंधुआ बाल मजदूरी कहलाती है, उसके लिए काफ़ी सख्त कानून है। तो मैं फिर से आप लोगों को एक बात रिवाइज करा दूं कि ये जो संविधान है, ये हमारे देश की आत्मा है, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, हमें एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, एक दूसरे का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए आज के इस चैप्टर में इतना ही है। इसको आप लोग बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए, पढ़िए, अगर हो सके तो नोट्स बनाइए, इसमें से नए नए क्वेश्चन राइज करने की कोशिश कीजिए। और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, ये भी बताने की कोशिश करिए। और कोई अगर कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि अगला वीडियो कैसा दिया जाए, कौन सी कमी रह गई है। थैंक यू एवरीवन।